इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक ड्राइवर को दिखाते हुए जो अपने ट्रक के अंदर बहुत ही अजीब तरीके के केमिकल्स भर कर लेकर जा रहा था। वो एरिया पूरा सुनसान होता है लेकिन ड्राइवर फिर भी आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही अचानक उसके गाड़ी के सामने छोटा सा खरगोश आ जाता है। अब उस छोटे जानवर को बचाने के लिए ड्राइवर ने अपने ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ दिया जिससे कि ट्रक का बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। यानी कि ट्रक का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था। लेकिन ट्रक के अंदर रखा गया केमिकल्स का एक बड़ा कंटेनर डायरेक्टली लुढ़कते हुए पास ही वाले नदी के अंदर जाकर गिर जाता है। यानी कि अब जाने अनजाने में वो खतरनाक केमिकल पानी के चारों तरफ फैल चुका था। बट ये बात अभी तक किसी को पता नहीं होती। अब हमें यहाँ ट्रेंट नाम का एक रिसर्चर दिखाया जाता है जिसे कि मकड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। ट्रेंट तो सभी जगह घूमकर अलग अलग प्रजाति की मकड़ियां पकड़ता, साथ ही साथ उसने अपने घर के बेसमेंट में कई सारी मकड़ियां पाली होती हैं। अब यहाँ ट्रेंट एक नदी के पास आकर अपनी मकड़ियों के लिए छोटे छोटे कीड़े पकड़ रहा होता है। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि कुछ समय पहले जो केमिकल का कंटेनर नदी में गिरा था वो वही नदी होती है। यानी कि अब तक तो वो खतरनाक केमिकल पूरा का पूरा पानी में मिल चुका होगा। लेकिन ट्रेंट जिसे कि ये बातें नहीं पता है वो तो आराम से वहाँ पर मौजूद कीड़ों को मकड़ियों के लिए पकड़ रहा होता है। अब बहुत सारे कीड़े पकड़ने के बाद ट्रेंट वहाँ से चला गया था डायरेक्टली अपने घर के बेसमेंट में। उसने तो अलग अलग प्रजाति की काफी सारी मकड़ियां पाल कर रखी थी। अब ट्रेंट अपनी मकड़ियों को वही सारे कीड़े खिलाता है जिससे कि वो केमिकल वाले पानी में से लेकर आया था। सारी मकड़ियां उन कीड़ों को काफी मजे से खाती हैं। लेकिन ट्रेंट को क्या पता था कि उस केमिकल में से लाए गए कीड़ों का उनकी मकड़ियों पर काफी बुरा असर पड़ने वाला है। अब कुछ दिनों तक केमिकल वाले कीड़े खाने के बाद ट्रेंट की मकड़ियों की बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे। ट्रेंट ने नोटिस किया कि उसकी मकड़ियां हद से ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि ट्रेंट को पता था कि मकड़ियां ज्यादा से ज्यादा इतनी ही साइज की बड़ी होती हैं। लेकिन जब से ट्रेंट उन्हें केमिकल वाले कीड़े खिलाने लगा तब से ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है। अब तो कई सारी मकड़ियां एग्रेसिव भी हो चुकी थी। उन सभी मकड़ियों को देखने के लिए माइक नाम का एक छोटा लड़का आया होता है। माइक को भी ट्रेंट की तरह मकड़ियों के बारे में जानने में काफी ज्यादा मजा आता था। ट्रेंट तो माइक को अलग अलग मकड़ियों के पिंजड़ों के पास लेके जाके उसके बारे में बताने लगा। माइक को भी इन सारी चीजों से काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। बट अब यहाँ पता चला कि एक मकड़ी धीरे धीरे अपने पिंजड़े में से बाहर निकलती जा रही है और थोड़ी देर के अंदर वो इसमें कामयाब भी हो गई। यहाँ माइक के वॉच में अलार्म बजने लगता है, इसीलिए वो कहने लगा कि मुझे स्कूल जाना है। वो बाद में आकर बाकी मकड़ियों को और अच्छे से देखेगा। अब ट्रेंट जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी उसने देखा कि एक मकड़ी का पिंजड़ा तो खाली है, यानी कि वो अपने पिंजड़े से कहीं पर भाग चुकी है। ट्रेंट उस मकड़ी को चारों तरफ ढूंढने लगा, क्योंकि अगर ये मकड़ी बाहर भाग गई तो काफी ज्यादा खतरा हो सकता था। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी ट्रेंट को वो मकड़ी मिलती ही नहीं। फिर पता चला कि वो मकड़ी तो ट्रेंट के पीछे चिपकी हुई है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। और अब ट्रेंट को जरा भी अंदाजा नहीं होता जिसके अगले ही मोमेंट में उस खतरनाक मकड़ी ने ट्रेंट की गर्दन पर काट लिया था, जिससे कि ट्रेंट को काफी ज्यादा दर्द होता है। वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होके बाकी मकड़ियों के पिंजरे पर गिरने लगा, जिससे कि वो खतरनाक मकड़ियां भी आजाद हो जाती हैं। वो सारी मकड़ियां इकट्ठा होकर ट्रेंट के पास आ गईं और उसे डैमेज देने लगी। देखते ही देखते सारी मकड़ियां ट्रेंट के ऊपर चढ़ जाती हैं। एक साथ हमला करने के कारण ट्रेंट का दम घुटने लगा और वो अपना वही दम तोड़ देता है। यानी कि उन छोटी मकड़ियों ने अपने से 10 गुना बड़े इंसान को धाराशाही कर दिया। अब कुछ दिनों बाद हमें माइक दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल पर बैठकर ट्रेंट से मिलने जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसे कुछ शेरिफ की गाड़ी मिल जाती है। उस जगह पर तो एक शेरिफ और एक डिप्यूटी मौजूद होते हैं। बाद में पता चला कि वो शेरिफ और कोई नहीं बल्कि माइक की मदर है, जो माइक को बता रही थी कि पास ही वाले नदी में एक जहरीली केमिकल मिलने के कारण वो काफी खतरनाक हो चुकी है। इसीलिए वो अपने बेटे माइक को कहती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। साथ ही साथ शेरिफ ने अपने बेटे माइक से ये भी पूछा कि इस वक्त तुम कहाँ जा रहे थे। माइक ने तो साफ साफ बताया कि वो अपने एक पुराने दोस्त ट्रेंट से मिलने जा रहा है। लेकिन शहर में हो रहे ये सारे हालात को देखते हुए उसकी मदर ने मना कर दिया था माइक को वहाँ जाने से, और अब वो माइक को घर पर लेकर आ जाती है। यहाँ माइक तुरंत ही कॉल लगा देता है ट्रेंट को, क्योंकि उससे बात करनी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ट्रेंट की तो कई दिनों पहले बड़ी बुरी तरीके से मौत हो चुकी है। उसके बेसमेंट में कॉल रिंग तो होता है लेकिन कोई उठा नहीं रहा था।
और ये खौफनाक काम उन खतरनाक मकड़ियों ने किया होता है। अब हमें प्रॉस्पेरिटी मॉल के अंदर टाउन के सभी लोग दिखाए जाते हैं जो अपनी जमीन को बेचने के सिलसिले में वहाँ आए थे। दरअसल वहाँ का मेयर सारे सिटीजन्स को फोर्स कर रहा होता है कि आप अपनी जमीन बेच दो, क्योंकि मेयर को पता चला था कि इस पूरी जमीन के अंदर माइंस बनी हुई हैं और बिजनेस पर्पस के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता था। लेकिन मेयर की बातें तो कोई मानता ही नहीं। सिटीजन्स को भी कहीं न कहीं से पता चल गया था कि इस जगह के अंदर माइंस मौजूद है, इसीलिए कोई भी अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार ही नहीं होता। वहाँ क्रिस नाम का एक आदमी भी आ जाता है जो लोगों को मना कर रहा था कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वो भी अपनी जमीन बेचेगा नहीं। हालांकि मेयर क्रिस को बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्रिस तो ऐसा था जो किसी की भी नहीं सुनता। अब उस डिप्यूटी के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो और उसकी वाइफ काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनके घर के अंदर एक बहुत ही बड़ी मकड़ी घुस चुकी होती है। ये मकड़ी तो बाकी मकड़ियों से 10 गुना बड़ी थी, जो डिप्यूटी के घर में घुसकर उनकी बिल्ली को पकड़कर चारों तरफ मार रही होती है। उसने तो बुरी तरीके से घर की दीवारों को भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। डिप्यूटी और उसकी वाइफ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइडर उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। और अब वो स्पाइडर उनकी बिल्ली को पूरी तरीके से खत्म करके वहां तबाही मचा देता है। यहाँ शेरिफ अपने घर पर किसी से बात करने में बिजी थी, जिसका अच्छा मौका उठाकर माइक वहां से चोरी चुपके चला जाता है। दरअसल वो अपने पुराने दोस्त ट्रेंट से मिलने के लिए उसके बेसमेंट में चला जाता है, पर वहां पहुंचते ही उसे चारों तरफ मकड़ियों के जाले दिखाई दे रहे थे। पूरी लाइट्स बंद थी और सामान बिखरा पड़ा हुआ था। माइक ने नोटिस किया कि सारी मकड़ियों के पिंजड़े तो खुले हुए हैं और वहां पर एक भी मकड़ी नहीं मौजूद है, यानी कि वो सारी मकड़ियां आजाद हो चुकी थी। ट्रेंट तो पूरी तरीके से स्पाइडर के जालों की वजह से घिरा हुआ था, इसीलिए माइक उसकी डेड बॉडी को देख ही नहीं पाता। अब माइक अपनी थोड़ी जांच पड़ताल करने के लिए वहां की सारी चीजों को अच्छे से देखने लगा। उसे थोड़ी दूर आने के बाद ट्रेंट का एक जूता मिलता है, जो सीधा एक गहरे टनल की तरफ बढ़ रहा था। माइक ने सोचा कि उसे अंदर जाकर एक बार देखना चाहिए, पर जैसे ही माइक थोड़ा सा अंदर जाता है, उसे बड़े से स्पाइडर का टूटा हुआ पैर मिला था। माइक तो फर्स्ट टाइम में समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये क्या चीज है, लेकिन तभी उसे टनल के अंदर किसी की बड़ी बड़ी परछाई दिखाई देने लगी थी, और ये उसी बड़ी और भयानक मकड़ी की होती है। हालांकि माइक ने उस मकड़ी को देख लिया था, लेकिन उसे काफी डर लगने की वजह से वो वहां से निकल आया, क्योंकि उसकी मदर ने समझाया होता है कि तुम्हें अगर 1% भी खतरा दिखे तो तुम वहां से दूर चले जाओ। माइक ने भी इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी ऐसा ही किया। अब हम दूसरी तरफ क्रिस को देखते हैं, जो कि फूल लेकर डायरेक्टली शेरिफ के घर पर आ चुका था। दरअसल क्रिस माइक की मदर को काफी ज्यादा पसंद करता था, इसीलिए उसके पास आकर वो उससे प्रपोज करता है और डिनर के लिए इनवाइट करता है। माइक की मदर शेरिफ ने भी इस ऑफर को एकदम एक्सेप्ट कर लिया था और वो तैयार थी क्रिस के साथ डिनर पर जाने के लिए। अब क्रिस एकदम खुशी खुशी अपनी कार लेकर रोड पर चलाने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसे रास्ते पर माइक दिखाई देता है, जो लिफ्ट मांग रहा था। क्रिस ने तो तुरंत ही माइक को अंदर बिठा लिया और उसके साथ आगे बढ़ने लगा। क्रिस माइक के हाथ में स्पाइडर का कटा हुआ पैर देखकर पूछने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। माइक ने तो उसे साफ साफ बता दिया था कि ये एक मकड़ी का पैर है, जो काफी ज्यादा बड़ी थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, जो किसी हाथी जितनी बड़ी होती है, और इस तरीके के ही कई सारी मकड़ियां शहर में अब फैल चुकी हैं। लेकिन क्रिस को तो माइक की ये सारी बातें एकदम बेतुकी लग रही थी। वो समझ रहा था कि माइक उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो माइक की बातों को सीरियसली नहीं लेता। घर पर पहुंचने के बाद माइक ने स्पाइडर की रिलेटेड ये सारी बातें अपनी मदर को भी बताई, लेकिन माइक की मदर शेरी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। इन सारी चीजों से माइक थोड़ा सा रूठ गया था कि कोई उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि ये सारी मकड़ियां शहर में घूमकर काफी डैमेज पहुंचा सकती थी। वहीं अब हमें शहर के अंदर मेयर को दिखाया जा रहा था, जिसका एक ऑस्ट्रिच का फार्म होता है। वो उन ऑस्ट्रिचेस को पालता और काफी बड़ा बिजनेस बनाता, लेकिन अब अचानक उसके ऑस्ट्रिच फार्म में बहुत सारी मकड़ियां घुस जाती हैं, जो लगातार कई सारे ऑस्ट्रिचेस को पकड़कर मारते जा रही थी। मेयर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि इस तरीके से उसके ऑस्ट्रिच कहां गायब होते जा रहे हैं। वो तो फार्म में आकर अपने ऑस्ट्रिचेस को भी देखता है, लेकिन उससे स्पाइडर्स कहीं दिखाई ही नहीं देते। बड़े बड़े स्पाइडर्स तो जमीन के अंदर घुसकर उन ऑस्ट्रिचेस को अंदर खींच ले रहे थे, जिससे कि उन्हें कोई भी देख ही नहीं सकता था। अब हमें यहाँ शहर में एक माइन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय को दिखाया जा रहा था, जो लगातार अंदर मौजूद पाइप्स की मेंटेनेंस कर रहा होता है। पर अब उस एम्प्लॉय ने जैसे ही पाइप के अंदर देखा, तब उसके अंदर से बहुत सारी मकड़ियां बाहर निकलने लगी थी, जो डायरेक्टली उस एम्प्लॉय के मुंह के अंदर घुस जाती हैं। एम्प्लॉय को कुछ नहीं समझ में आता कि वो इस क्रिटिकल कंडीशन में क्या करे, क्योंकि ये सारी मकड़ियां अब चारों तरफ फैलने लगी थी।
लेकिन बुरी बात तब होती है जब उसने दूसरी तरफ देखा जहां पर उससे भी बड़ी बड़ी मकड़ियां मौजूद थीं, जो अपने पंजे फैलाकर उस एम्प्लॉय को पास में खींच लेती हैं और उसे जान से मार देती हैं। यानी कि अब वो बड़ी और खतरनाक मछलियां शहर में पूरी तरीके से फैल चुकी हैं। अब हमें यहाँ मेयर का बेटा दिखाया जा रहा था जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी मस्ती कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी गर्लफ्रेंड को उसके मॉम ने बुलाया था, इसीलिए वो अपनी कार लेकर वहां से चली गई। तभी मेयर के बेटे को पहाड़ों के ऊपर से वही बड़ी बड़ी मकड़ियां दिखाई देती हैं जो लगातार नीचे उतर रही थीं। मेयर का बेटा और उसके सारे साथी बाइक पर बैठकर तुरंत ही वहां से भागने लग जाते हैं। बट उन मकड़ियों का साइज बड़ा होने के साथ साथ उनकी भागने की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि वो मेयर के बेटे के सारे दोस्तों को पकड़कर जान से मारते रहते हैं। वो मकड़ियां तो इंसानों की बॉडी में अपना नुकीला डंक घुसा दे रही थी, जिससे कि इंसानों की जान ही चली जाती है। हालांकि मेयर के बेटे के कई सारे दोस्त अब मर चुके थे, लेकिन मेयर का बेटा किसी भी तरीके से बाइक पर सवार होकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब तो ये बड़ी बड़ी मकड़ियां खुले आम घूमने लगी थी, जो चारों तरफ तबाही मचा रही होती हैं। यहाँ एक बड़ी मकड़ी तो क्रिस के घर में घुस गई थी। दरअसल माइनिंग का रास्ता क्रिस के बेसमेंट से जुड़ा हुआ होता है, जिससे ट्रेवल करते हुए वो मकड़ी वहां पर पहुंच गई। उस बड़ी सी मकड़ी ने तो सबसे पहले क्रिस के घर के एक कुत्ते को जान से मार दिया और उसे अपने माइन के अंदर लेकर चली गई। क्रिस की मदर जब अपने कुत्ते के चिल्लाने की आवाज सुनती है तब वो भी वहां पर आ गई थी देखने के लिए। उन्हें भी नहीं समझता कि आखिर ये बड़ी सी गुफा उनके घर के नीचे किसने बनाई है। वो धीरे धीरे अपने कुत्ते को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। एक बड़ी मकड़ी ने तो क्रिस की मदर को पकड़ लिया और उसके बॉडी पर पूरा जाल बिछाने लगी, जिससे कि वो क्रिस की मदर को बाद में खा सके। क्रिस भी अब अपने घर के नीचे बनाए गए उस बड़ी सी माइन के पास आ जाता है, जो अपनी मॉम को लगातार पुकार रहा था। अंदर जाने पर उसे कई सारे जाल दिखाई देते हैं, साथ ही साथ जमीन पर स्पाइडर का एक बड़ा सा पैर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर क्रिस को माइक की बातों का विश्वास हो चुका था कि शायद माइक सही कह रहा था। और अब क्रिस भी बड़ी दूर से उन बड़ी बड़ी मकड़ियों को देखता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। क्रिस तुरंत ही स्पाइडर के उस बड़े से पैर को लेकर वहां से भागने लगा, जो डायरेक्टली अपने कार में बैठकर माइक के घर पे आ जाता है। क्रिस ने माइक और उसकी मदर दोनों को बताया कि कैसे मेरे घर के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी मकड़ियों ने हमला कर दिया था और उसके पास तो मकड़ियों का एक बड़ा सा पैर भी मौजूद था। माइक ने जब उस पैर को देखा तब उसे अंदाजा हो चुका होता है कि ये पैर तो पिछले वाले पैर से काफी बड़ा हो चुका है, यानी कि वो मकड़ियां समय के साथ साथ और भी काफी ज्यादा बड़ी और खौफनाक हो चुकी थीं। साइज बड़ा होने के कारण उन्हें भूख भी काफी तेज लगती है और इंसानों से अच्छा खाना उनके लिए कोई हो नहीं सकता था। इसीलिए मकड़ियों का वो पूरा झुंड इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें खाने के लिए तैयार कर रहा था। तभी अचानक माइक की बहन चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसके कमरे में एक बड़ी सी मकड़ी घुस गई थी, जो कि लगातार अपने जाल की मदद से उसके ऊपर हमला कर रही होती है। क्रिस तो तुरंत ही भागा भागा उसके कमरे में चला आया था बचाने के लिए, लेकिन वो मकड़ी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसने अपने जाल की मदद से क्रिस को भी पूरा बांध कर रख दिया। अब वो बड़ा सा स्पाइडर उन दोनों को चोट पहुंचाता उससे पहले वहां माइक की मदर आ जाती हैं, जिनके हाथ में एक शॉट गन थी और वो लगातार उससे शूट करते हुए स्पाइडर को जान से मार देती हैं। यानी कि उन्होंने क्रिस और उसकी बेटी की जान बचा ली। अब तो क्रिस और माइक की मदर को भी अपने आंखों पर विश्वास हो गया था कि माइक उनसे पहले जो कह रहा था वो रियलिटी थी, यानी कि उन्हें अब किसी भी तरीके से इन सारे खतरनाक स्पाइडर से छुटकारा पाना होगा। माइक की मदर जो एक शेरिफ थी वो किसी भी तरीके से अपने टाउन के लोगों को इन मकड़ियों से बचाना चाहती है, इसीलिए वो तुरंत अपने सीनियर को कॉल करके ये सारी बातें बताने लग जाती है कि हमें लोगों को बचाना होगा। साथ ही साथ टाउन के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे टाउन के अंदर बहुत सारी मकड़ियों ने हमला कर दिया है और उन्हें एक सेफ जगह पर जल्द से जल्द पहुंचाना होगा। शेरिफ के सीनियर ने उसे एडवाइस दी कि तुम अनाउंस कर सकते हो किसी रेडियो की मदद से पूरे टाउन के अंदर, शायद कोई ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन तुम्हारी मदद कर दे। इसीलिए अब माइक की मदर जो कि एक शेरिफ थी वो निकल पड़ती है अपनी कार लेकर रेडियो स्टेशन की तरफ। उसने देखा कि शहर में अब चारों तरफ वो बड़ी बड़ी मकड़ियां फैल चुकी हैं, जो सामने आने वाले इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार देती थी। शेरिफ तो अब किसी भी तरीके से एक रेडियो स्टेशन की वैन में पहुंच जाती है, जहां पर एक ब्लैक आदमी हमेशा वहां की होस्टिंग किया करता था। वो ब्लैक आदमी तो काफी फनी तरीके से लोगों को एंटरटेन करता और पैसे कमाता, लेकिन अब शेरिफ उसके रेडियो स्टेशन का यूज करके सभी लोगों को मैसेज प्रोवाइड करने लग जाती है कि हमारे टाउन के अंदर बड़ी और खौफनाक मकड़ियों का हमला हो चुका है और वो सारे स्पाइडर्स आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसीलिए आप सभी लोग अपनी जान बचाकर प्रॉस्पेरिटी मॉल के अंदर आ जाएं, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी मॉल की दीवारें काफी ज्यादा मजबूत थी
और वहाँ पर हम सभी लोग पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। हालांकि शेरिफ ने ये सारी बातें तो कह दी होती हैं, लेकिन कोई भी इन बेतुकी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इस रेडियो पर वो ब्लैक आदमी हमेशा मजाक ही किया करता। इसीलिए लोगों को अभी भी ये बात मजाक ही लग रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही अंदर लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि रियलिटी में उनके शहर के चारों तरफ मकड़ियां घूम रही हैं, जो उनके ऊपर लगातार हमला कर रही थी। इसीलिए जिन जिन को ये बात पता चल गई होती है, वो प्रॉस्पेरिटी मॉल की तरफ भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ अनाउंस करने के बाद तो रेडियो स्टेशन की उस वैन पर भी कई सारी मकड़ियों ने हमला कर दिया था, पर शेरिफ और वो ब्लैक आदमी जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे थे। वो अपनी वैन को तो फुल स्पीड में चला रहा था, जिससे कि कोई भी स्पाइडर्स उन्हें पकड़ ना सकें। अब टाउन के सारे लोग अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द प्रॉस्पेरिटी मॉल के अंदर जाने लगे थे। मेयर से लेकर शेरिफ और उसके सारे दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बुरी बात यह थी कि वो सारे स्पाइडर्स भी पीछा करते हुए प्रॉस्पेरिटी मॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हालांकि कई सारे लोग अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो स्पाइडर्स का खाना बन के ही रहना था। शेरिफ क्रिस और वो ब्लैक वाला आदमी लगातार बंदूक की मदद से उन स्पाइडर्स को मार रहे होते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि बुलेट से उन्हें मारा नहीं जा सकता। इसीलिए उन लोगों में से एक बूढ़ा आदमी सलाह देता है कि हमें आर्मी वालों को बुलाना चाहिए, क्योंकि वही हमें इन सारे मकड़ियों से बचा सकती हैं। बट शेरिफ कह रही थी कि चारों तरफ तबाही होने के कारण टावर लाइंस खराब हो चुकी हैं और हम कोई भी कॉल नहीं कर सकते थे। तभी मेयर ने बताया कि मेरे पास एक रेडियो फोन मौजूद है, अगर इसे छत के ऊपर लेकर जाया जाए तो शायद सिग्नल मिलने की वजह से हम कॉल कर पाएंगे। इसीलिए अब क्रिस और उस ब्लैक आदमी ने डिसीजन लिया कि वो इस काम को अंजाम देंगे, यानी कि वो रेडियो फोन को छत के ऊपर लेकर जाकर सिग्नल मिलवाएंगे और आर्मी वालों को इन्फॉर्म करके यहाँ बुलाने की कोशिश करेंगे। दोनों जैसे ही गन्स लेकर ऊपर जाने लगते हैं, तभी माइक ने उन्हें रोक दिया था। माइक उन दोनों को परफ्यूम देता है जो उनकी मुसीबत में मदद कर सकता था। दरअसल माइक के हिसाब से उन मकड़ियों की सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, और अगर तुम उनके सामने स्प्रे मार दोगे तो उनकी सूंघने की क्षमता थोड़ी देर के लिए धुंधली हो जाएगी, जिससे कि तुम वहां से बचकर भाग सकते हो। हालांकि क्रिस को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो फिर भी ब्लैक मैन के साथ ऊपर चला गया था। अब क्रिस टावर के ऊपर जाके रेडियो सिग्नल को मैच करने लगा, जिससे कि थोड़ी देर के अंदर ही अंदर उसके सिग्नल्स मिल जाते हैं। उसने तुरंत ही इमरजेंसी कॉल लगाया और मिलिट्री वालों को बताया कि हमें मदद की जरूरत है, यहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर्स आ चुके हैं। लेकिन क्रिस की इस बेतुकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और उसका कॉल ही रख देते हैं, जिससे कि अब आर्मी वालों से कांटेक्ट करने की उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। वहाँ प्रॉस्पेरिटी मॉल की दीवारों को एक बड़ी सी मकड़ी ने तोड़ दिया होता है, जिससे कि अब कई सारी मकड़ियां भारी संख्या में अंदर घुसने लगी थीं। उनके सामने जो भी लोग आ रहे थे वो लगातार उन्हें अपने डंक मारकर खत्म करते जा रहे होते हैं, यानी कि अब प्रॉस्पेरिटी मॉल के अंदर मौजूद लोग भी सेफ नहीं रह गए थे। छत पर भी कई सारी मकड़ियां आने की वजह से ब्लैक मैन उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए नीचे कूद गया, जिससे कि क्रिस को भागने का मौका मिल जाए। ब्लैक मैन जल्द से जल्द एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है और क्रिस भी वहां से लटकते हुए दूसरी तरफ आ गया था। सभी लोग तो प्रॉस्पेरिटी मॉल के स्टोर रूम में मौजूद थे, जो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। शेरिफ को पता चल चुका था कि ये जगह भी अब सेफ नहीं है, इसीलिए वो क्रिस और बाकी लोगों के साथ मिलकर डायरेक्टली माइन के अंदर जाने लगी। उन्हें लग रहा था कि इस माइन का रास्ता पकड़कर वो दूसरी तरफ निकल सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि ये सारी माइंस उन मकड़ियों का असली घर होता है। उस जगह पर तो उन्हें कई सारे लोगों की बॉडीज दिखाई देती हैं, जिसे कि मकड़ियों ने जालों से पूरा घेर लिया था। हालांकि कई सारी मकड़ियां उनके ऊपर हमला भी करने लगी माइनिंग साइट के अंदर, बट वो सारे लोग किसी भी तरीके से माइन की दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं। माइक ने यहाँ पर उन सभी फंसे हुए लोगों को देखते हुए कहा कि ये सारे लोग अभी मरे नहीं हैं, बल्कि वो छोटी छोटी मकड़ियां शायद इन लोगों को जमा करके रख रही थी बड़ी मकड़ी के खाने के लिए, क्योंकि उसे ही सबसे ज्यादा भूख लगती है। अंदर जाने पर उन्हें मेयर भी दिखाई देता है, जो जाल से पूरा घिर चुका था, लेकिन जाल खोलते ही पता चला कि वो अभी तक मरा नहीं है। इन सारी चीजों से क्रिस को ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि शायद उसकी मदर भी अभी भी जिंदा हो सकती है, और वो किसी भी हालत में अपनी मॉम को ढूंढना चाहता था। इसीलिए वो शेरिफ के साथ सभी लोगों को कहता है कि तुम माइन से जल्द बाहर निकल जाओ। लेकिन बाहर जाते ही क्रिस ने शेरिफ को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम जनरेटर को ऑन कर देना, क्योंकि क्रिस के पास एक बहुत ही अच्छा प्लान होता है उन स्पाइडर्स को मार गिराने का। उसे ये अंदाजा था कि ये पूरी जगह एक अजीब तरीके के गैस से भरी हुई है और वो किसी भी तरीके से अपनी मॉम को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। शेरिफ बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि क्रिस क्या करना चाहता है, लेकिन वो जाते जाते क्रिस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उससे शादी करने का भी वादा करती है।
अब अगले ही मोमेंट में वो सारे लोग माइनिंग साइट से बाहर निकलने लगे थे। क्रिस लगातार अंदर जाने लगता है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। कुछ ही देर के अंदर अंदर उसने अपनी मॉम को तो ढूंढ लिया था, जो लकीली जिंदा होती हैं। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा स्पाइडर आ चुका था, जो काफी खौफनाक दिख रहा होता है। क्रिस अपनी मॉम को कोने में लेकर खड़ा हो गया था और स्पाइडर उनके पास आते जा रही थी। तभी क्रिस को माइक द्वारा दिया गया वो स्प्रे याद आया, जिसे निकालकर वो तुरंत ही बड़े से स्पाइडर के सामने स्प्रे कर देता है। अब परफ्यूम की इतनी ज्यादा सुगंध की वजह से उस मकड़ी की स्पेलिंग सेंस थोड़ी देर के लिए खराब हो जाती है, जिससे कि क्रिस को अपनी मॉम के साथ वहां से भागने का एक मौका मिल गया था। वो दोनों जल्द से जल्द बाइक पर बैठते हैं और वहां से दूर जाने लगते हैं। क्रिस ने अपने प्लान के मुताबिक वहां एक स्पार्कलिंग पेपर रख दिया था, जिसमें कि थोड़ी सी भी चिंगारी लगने पर आग लग जाती थी। और अब स्पाइडर के हमला करने से पहले वो जल्द से जल्द अपनी मॉम को लेकर वहां से बाहर निकलने लग जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ बाकी लोगों को लेकर बाहर की तरफ आ चुकी थी, जो डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर में चली जाती है जनरेटर को ऑन करने के लिए। शेरिफ ने तो अपने नए बॉयफ्रेंड क्रिस के बताए गए अनुसार जनरेटर को ऑन कर दिया था, जिससे कि माइन के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है और क्रिस ने जो स्पार्कलिंग पेपर रखा था वो भी जल जाता है। माइन के अंदर मौजूद गैस की वजह से वहां एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। इस ब्लास्ट के अंदर तो वो बड़ी मकड़ी से लेकर छोटी मकड़ियां भी जलकर खाक हो जाती हैं। समय रहते क्रिस अपनी मॉम को लेकर माइन से बाहर निकल जाता है, यानी कि माइन के अंदर पूरा धमाका होने के कारण वो बड़े बड़े स्पाइडर जो उनका घर हुआ करता था वो पूरी तरीके से जलकर खत्म हो जाते हैं। क्रिस, माइक, शेरिफ और सभी लोगों ने मिलकर अपने टाउन को खत्म होने से बचा लिया और इसी तरीके से हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूवर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।